चीफ आर्किटेक्ट थे के एन राजन, ये उस समय बस 24 या 26 ईयर्स के थे। ये आपके नोट्स में नहीं जाएगा, मैंने बस आपको बताया अभी, ठीक है। मतलब ये बहुत यंग एज में थे, आपको बस ये याद रखना है। तो पहले जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके चीफ आर्किटेक्ट थे के एन राजन। उस समय जो टारगेट किया गया कि हमें इतना ग्रोथ अचीव करना है, इतना एनुअल ग्रोथ अचीव करना है, ये ग्रोथ जो है ना वो 5 ईयर का नहीं है, ये एनुअल है। अगर मैं और इसको अच्छे से लिखूं तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये विजन था हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का कि हमें इतना ग्रोथ रेट अचीव करना है, एंड वो हुआ भी। इनफैक्ट हमने टारगेट किया था कि 2.1% करेंगे, लेकिन हमने एक्चुअली में किया 3.6%, ठीक है। अब जिस मॉडल की बात करते हैं हम कि किस मॉडल पे ये प्लान बेस्ड था। अच्छा, ये सब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर मान लो कि कभी आरबीआई में अगर स्टैटिक क्वेश्चंस आने लग गए तो यही फैक्ट्स होते हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ऐसी बात नहीं है कि हर 5 ईयर प्लान कोई ना कोई मॉडल पे रहा हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो तो आपको याद रखना ही है हर हाल में, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा प्लान था वो था हैरोल्ड डोमर मॉडल। ये दोनों अलग अलग एक्सपर्ट्स थे, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स के फील्ड के ये बहुत बड़े, बोल सकते हो आप ऐसे कि एक्सपर्ट थे। तो उनका ये मॉडल है जिसमें बात ये बोली जाती है कि अगर बहुत बेसिक लेवल पे देखें तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए दो चीजें बहुत रिक्वायर्ड है। एक तो सबसे पहला ये कि लोगों के हाथ में सेविंग्स होनी चाहिए, और ये सेविंग्स का जो अमाउंट है ये बढ़ते रहना चाहिए। देखो होता क्या है, जितनी ज्यादा सेविंग्स आपके पास होगी, ठीक है, आप फिर उतने ही ज्यादा सिक्योर फील करोगे, एंड उतना ही ज्यादा आप ये सोचोगे चलो ठीक है सेविंग्स है मेरे पास बहुत, तो इसको मैं कहीं खर्च करके आता हूँ। कुछ चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी कि मुझे ये लेना है, लेकिन पैसे क्योंकि आपके पास बच नहीं रहे हैं इसलिए आप वो ले नहीं रहे थे। लेकिन अगर आपके पास पैसे बचने स्टार्ट हो जाए तो हो सकता है ऐसा कि आप और ज्यादा कंज्यूम करो। और इकोनॉमी में एक चीज हमने समझी सेकेंड चैप्टर में कि हम जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो उसके लिए, इकोनॉमी के लिए वो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे तरफ से जितनी ज्यादा डिमांड आएगी तो सप्लायर साइड के जो लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, तो ये फिर उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो फिर दोनों को फायदा है, एंड इसी तरह कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो सबसे पहला इसका कंपोनेंट ये है कि सेविंग्स को बढ़ाओ। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। मतलब कि ये जो सेविंग्स बढ़ रही है तो उसके बाद फिर क्या होगा, कंजम्पशन भी बढ़ सकता है। कंजम्पशन को मीट करने के लिए गवर्नमेंट के साइड से या फिर प्राइवेट सेक्टर के साइड से इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई कंपनी किसी एरिया में है एंड वो उस एरिया के सारे लोगों के नीड्स को फुलफिल करती है। अब नीड्स सेम लेवल पे हैं तो इनको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। इनके फैक्ट्री की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसी के हिसाब से प्रोडक्शन चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही कंजम्पशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो फिर कंपनी को हो सकता है कि कोई दूसरा प्लांट लगाना पड़े। क्यों? क्योंकि अब कंजम्पशन का लेवल बढ़ चुका है पहले से, एंड उसको जो अभी की फैक्ट्री है वो मीट नहीं कर पाएगी, राइट। तो या तो कोई दूसरी फैक्ट्री लगाओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ पहले अगर दिन में काम होता था तो अब आपको रात में भी काम कराना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो दोनों साइड से जब तक एफर्ट नहीं लगेंगे तब तक कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो ये सिंपल सा मॉडल है, बहुत बेसिक सा मॉडल है, इसी को फॉलो किया गया उस समय। लेकिन जो फोकस है वो पूरा का पूरा रखा गया एग्रीकल्चर पे, एंड इसके साथ थोड़ा बहुत हम अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पावर सेक्टर, इन पे भी हल्का फुल्का काम हुआ। लेकिन बल्क में जो फोकस था गवर्नमेंट का वो था एग्रीकल्चर पे। एंड ये चीज क्यों है? क्योंकि हमने थर्ड लेक्चर में देखा कि जब हम 1947 की बात करें अगर, तो उस समय हमारी लिटरेसी लेवल थी 18% से कम, ठीक है, 17 to 18 के बीच में था ये। तो अब ऐसे पॉपुलेशन के लिए जो कि बहुत लो स्किल्ड है, जहां पे लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा कम है, तो किसी ऐसे कंट्री से ये मतलब एक्सपेक्ट करना कि ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अचानक से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस समय जो हमारी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी, जो कि आप ऐसे बोल लो कि अभी भी है, उस समय तो फिगर और भी ज्यादा था, तो वो था एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान में फोकस एग्रीकल्चर पे ही रखा गया कि जो हमारे पास है पहले से, हम उसी को थोड़ा सा पहले ठीक करते हैं। ये जब ठीक हो जाएगा तो फिर किसी और चीज पे बात करेंगे। तो फर्स्ट में क्या हुआ कि मान लो कि सीड्स प्रोवाइड करना हो, राइट, क्योंकि हर फार्मर के पास जो इनपुट्स होते हैं, फार्म इनपुट्स, वो सफिशियंट क्वालिटी बोल लो या फिर क्वांटिटी बोलो, दोनों, तो उस क्वांटिटी में अवेलेबल है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सरकार का काम यह है कि सीड्स को आप वहां तक पहुंचा के आओ। हो सकता है कि उनके पास ये फर्टिलाइजर्स भी ना हो,
तो ऐसे ऐसे जो इनपुट्स लगते हैं फार्म में, सरकार का ये काम होना चाहिए कि वो सब पहले फार्मर के पास पहुंच जाए, सो दैट जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हो सकती है, जो हमारी पोटेंशियल है, पहले हम उसको मीट कर पाए। ठीक है, तो वही काम हुआ। उसका रीजन ये था कि हमारी ग्रोथ रेट वो 3.6% थी, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट फॉर दीज 5 ईयर्स। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान पे, जो कि था कब से कब तक, 1956 से 67 तक। इसको डिजाइन किया था जिनको कि हम बोलते हैं पीसी महलोन बोनिस। ठीक है, तो इस टाइम पे हमने टारगेट अपना रखा 4.5%। अब ये पूरा का पूरा मीट नहीं हो पाया, आप ये बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्यूरेटली देखें तो वो थोड़ा सा कम रहा। ये था नेहरू महलानोबोनिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने फोकस किया बेसिक इंडस्ट्रीज पे। अब ये क्या होता है, तो फिर से एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। वो ये है कि फार्मर्स को मान लो खेत में काम करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे मान लो हल है, कुदाल है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे और भी हो सकते हैं गियर्स। ये गियर्स जिस फैक्ट्री में बनते हैं या फिर जिस मशीन के हेल्प से बनाई जाती है, तो फोकस ये था कि पहले उस टाइप की मशीन्स बनाई जाए, क्योंकि वो भी हमारे पास नहीं होता था उस समय। तो आप डिफरेंस समझना, बेसिक इंडस्ट्रीज का मतलब ये हो जाता है, या फिर बहुत अगर बेसिक लेवल पे देखें तो मशीनों को बनाने वाली मशीन चाहिए होती है, क्योंकि जब तक वो ओरिजिनल मशीन नहीं है आपके पास, जिससे कि दूसरे टाइप के इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जब तक वो आपके पास नहीं है तो आप बल्क में फिर लोगों तक वो चीज नहीं पहुंचा पाओगे। और हमें इसकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उस समय भी हमारी पॉपुलेशन अराउंड 34-38 करोड़ थी, तो ये भी नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस समय हमें ऐसे मशीन्स चाहिए थे जिसके हेल्प से हम किसी और टाइप के इक्विपमेंट्स बना पाए, तो इसलिए फोकस रखा गया यहाँ पे। एंड इसका एक और रीजन ये भी था कि एग्रीकल्चर जिसपे की फोकस था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो एक टाइम के बाद मान लो कि आपने सीड्स दे दिए, आपने उनको फर्टिलाइजर्स दे दिए, आप जो जो चीजें दे सकते थे आपने वो सब दे दिया, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि एक टाइम के बाद आउटपुट वहां पे आके फिर स्टैग्नेंट हो जाए, मतलब उसके बाद आउटपुट बढ़े ही ना। तो उस केस में जो है ना, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फार्म मैकेनाइजेशन, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मशीनों की हेल्प नहीं ली जाएगी तब तक फिर आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ओके, तो इसीलिए फोकस किया गया इस पे कि बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज, इन दोनों को प्रमोट करना है। उस पर भी जो सबसे ज्यादा फोकस था वो था बेसिक इंडस्ट्रीज पे। ओके, एंड इसी बीच में मतलब स्टार्ट होते होते हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 ये भी स्टार्ट हो गया था। तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था पहले कि हम इसको नॉट मिनी, हम इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट काफी लंबे टाइम तक हम इसको बोलते रहे, क्योंकि ये पहली डिटेल्ड डॉक्यूमेंट थी जिसने इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की कि हम कैसे कैसे इसमें रिफॉर्म्स ला सकते हैं, या फिर कैसे कैसे डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकती है। ओके, इस रेजोल्यूशन में 3 टाइप्स के कंपनीज के बारे में बात की गई। तो इसमें सबसे पहला था शेड्यूल ए। शेड्यूल ए उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसपे आउट एंड आउट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, या फिर हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें कंट्रोल हो। उसके बाद आता है शेड्यूल बी। तो अब इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में भी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन वो हो सकता है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी हो। राइट, शेड्यूल सी ऐसे हैं जो कि छोड़ दिया गया कि जितने भी ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत स्कोप दिया जाए। किसी किसी सेक्टर में ऐसा था, हर सेक्टर में नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो शेड्यूल ए, बी एंड सी, ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया कंपनीज को, या फिर सेक्टर को बोल लो। ठीक है, तो शेड्यूल ए, बी एंड सी, ए में पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता था, स्टेट का होता था। शेड्यूल बी में कंट्रोल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, बट उस केस में क्या है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट वो प्राइवेट प्लेयर से भी मांगते थे। जो थर्ड वाली है शेड्यूल, उसमें उस टाइप के इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड हैं कि वो आके वहां पे काम कर सकते हैं फ्रीली। उनको इसके लिए गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, या फिर गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में जो हमारा टारगेट था
दैट वाज 5.6%, लेकिन हम अचीव कर पाए 2.4%। अब यहां पे आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, राइट? उसका रीजन है 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ, ठीक है। अगर और इसको मैं अच्छे से लिखूं तो 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर। तो आप इसको समझना अच्छे से कि सेम प्लानिंग फेज में दो दो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाए, राइट? तो ये चीज ऑब्वियस है कि उस केस में कंट्री की आउटपुट वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी, जो कि यहां पे रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो ये आपको याद नहीं रखना है, बस आप समझो कि क्यों ऐसा था कि ऑलमोस्ट हाफ पे आ गया था। ये था गांधीयन मॉडल पे बेस्ड। हालांकि उस समय गांधी जी मतलब अलाइव नहीं थे, बट उनके उनके जो भी ऐसे आप बोल लो कि कॉन्सेप्ट से या फिर इकोनॉमी को लेके जो उनका फिलोसॉफी हुआ करता था, जिसको कि आपने सुन रखा होगा, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो उनका ये बोलना था कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो आपको हमेशा गांव से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब रूरल एरियाज पे या फिर सबसे नीचे के लेवल पे वहां पे ध्यान दो, तब जाके आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे से दिखाई देंगे ऊपर, ठीक। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एंड ये गांधीयन मॉडल पे इसलिए भी था बिकॉज इसी टाइम पे, इसी प्लान के पीरियड में इंडिया में पहला पंचायत इलेक्शन हुआ था। तो मान लो कुछ ऐसा आता है क्वेश्चन कि इंडिया का पहला पंचायत इलेक्शन किस 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग हुआ था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। मैं इसको पॉइंट बना के यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट पंचायत इलेक्शन वाज हेल्ड, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इनका भी फोकस फिर वही एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, एटलीस्ट इन दो सेक्टर में। बाकी और भी बहुत सारे सेक्टर्स थे जहां पे हमारी हमारी एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जहां पे हैं, जहां पे स्कोप है, एटलीस्ट वहां पे हम सेल्फ रिलायंट बन जाए। तो ये सेल्फ रिलायंस की बात बहुत लंबे टाइम से होती आ रही है, ठीक है। ये कोई जैसे कि आप सुनते होगे भाई आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिलायंट। तो सेल्फ रिलायंस की बात उस समय से चल रही है, ये कोई नया ऐसे फेनोमेनन नहीं है, ये हम उस टाइम पे भी इसकी बात किया करते थे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि वॉर में आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई बहुत बड़ी वॉर होती है, लड़ाई होती है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। उस समय हमें वेपन्स वगैरह बहुत चाहिए होते हैं, तो हमने भी किया, वो हमने भी मंगाया। रशिया से बहुत सारे वेपन्स हमने उस साल में मंगाए हैं। एंड अगर आप पूरे 5 साल की बात करो तो इस टाइम पे काफी कुछ आया है। तो मतलब कि जो पैसा हमें लोगों के डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए था, मजबूरी में, क्योंकि वॉर है, अब इसमें किसी की गलती नहीं होती, एटलीस्ट हमारी गलती नहीं थी। अब अगर हम वॉर में हैं तो वहां से हम फिर भाग नहीं सकते, ठीक है, हमें भी वहां पे लड़ना पड़ेगा। लड़ाई करने के लिए फिर हमें वेपन्स चाहिए। तो अब जो पैसा हम किसी और चीज में खर्च करने वाले थे, वो हमें वेपन्स वगैरह परचेज करने में लगाना पड़ गया। इसकी वजह से हुआ ये कि जो हमारी कैपेसिटी थी, या फिर जितना सामान हम बाहर से मंगाते थे, मैं वेपन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ, यूटिलिटी के जितने भी आइटम्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि उसके लिए फिर हमारे पास पैसा कम पड़ने लग गया, बट हमें चीजें मंगानी तो थी ही। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम पे कर्जा बढ़ने लग गया, ठीक है। तो जो इंडिया का पहला बीओपी क्राइसिस है, वो आपको इसी प्लानिंग पीरियड में, मतलब ऐसा देखने को मिलेगा कि इस टाइम पे वो हुआ। गवर्नमेंट ने फिर क्या किया कि रुपी को डीवैल्यू भी कर दिया, ये सोच के कि अगर हम रुपी को डीवैल्यू करते हैं तो उसका फायदा क्या हो जाएगा कि हमें जितना पैसा बाहर से मिल रहा है, रशिया के थ्रू या फिर किसी और भी कंट्री के थ्रू, तो जितना पैसा हमें बाहर से मिल रहा है, डॉलर्स में मिल रहा है या फिर किसी और भी उसमें करेंसी में, तो वो इंडिया में आके ज्यादा हो जाए, ताकि अगर कंट्री के भीतर की बात करें तो वो अमाउंट आपको ज्यादा दिखाई दे, जिससे कि आप ज्यादा चीजों को खरीद पाओ। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था कि जैसे मान लो कि कुछ एड आई बाहर से, ठीक है। अब अगर रुपी को डीवैल्यू कर दिया गया है, मान लो कि $1 आया एंड वो इंडिया में आके हो रहा है 100 रुपी, ठीक है, मैं आपको बस एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो वो 100 रुपी आप पहले किसी एक इंसान को दे रहे थे, अब अगर रुपी को डीवैल्यू कर दिया गया, मतलब कि $1 विच वॉज अर्लियर इक्वल टू 100 रुपी, नाउ दैट इज इक्वल टू 200 रुपी। तो अब आप ये 100 रुपए 2 लोगों को दे सकते हो। अब बात क्योंकि हो रही है इंडिया की, तो इंडिया में जो
दाम था पहले चीजों का, वो पहले भी वही था, अभी भी वही है। डिफरेंस बस ये है कि जो बाहर से करेंसी आ रही है उसका कन्वर्जन थोड़ा सा चेंज हुआ है, कन्वर्जन रेट, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा समझना रहेगा कि रुपी को फर्स्ट टाइम डी वैल्यू इसी प्लान पीरियड के टाइम पे किया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 65 में हमने लड़ाई लड़ी, सब हुआ। कंट्री इस सिचुएशन में नहीं थी कि हम थोड़ा सोच पाए आगे का कि हमें किस किस वे में चीजों को करना है। क्यों? क्योंकि बीओपी क्राइसिस और ये सब चीजों से हैंडल करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तो इसलिए नेक्स्ट 3 इयर्स में, यानी जैसे ही ये खत्म हुआ, तो सबसे पहला 1966-67, दूसरा 1967-68, तीसरा 1968-69। ठीक है, ये 3 साल ऐसे थे जिसके बीच में कोई 5 ईयर प्लान नहीं था, इसलिए इनको बोलते हैं प्लान हॉलीडेज। ओके, इसलिए इनको बोलते हैं प्लान हॉलीडेज। तो ये आपको क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम कब प्लान हॉलीडे अनाउंस किया गया, तो वो था आपका कब, 1966-67। या फिर प्लान हॉलीडे सबसे पहले किस 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया या फिर खत्म होने के जस्ट बाद आया, तो वो आपका रहेगा उसका आंसर ये 1966-67। ठीक है, तो मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड पे देखो कि ईयर यहां तक है, 69 तक है, राइट। तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ 1969 से और ये चला कब तक, 74 तक। तो इसमें रखा गया था टारगेट 5.7%, जो कि अचीव हुआ कितना, 3.3%। इसके बाद हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, मैं आपको बस फैक्ट थोड़ा सा बता देता हूं। बेस था ये किस पे, गैडगिल फार्मूला। ये क्या बोलता है कि आपको ग्रोथ पे फोकस करना है ऑब्वियसली, लेकिन आपको साथ साथ ये भी देखना है कि वो जो भी ग्रोथ रेट है वो थोड़ा बहुत स्टेबल भी रहे। आपको इस पे भी फोकस करना है कि आप अपने, मतलब ये नहीं हो सकता, कहने का मतलब किसी साल 7% हो, किसी साल 1.5% हो, किसी साल 3.4% हो, ये नहीं हो सकता। अगर मान लो कि आपका शुरू में 2.5 है, फिर 2.6 हो गया, फिर 2.4 है, फिर 2.7 है, ये फिर भी सही है, ये फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें स्टेबल हैं। तो बाहर से अगर कोई आता है इन्वेस्ट करने मान लो, तो वो ये देखेगा कि ठीक है ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि वहां पे हो सकता है पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत स्टेबल हो, राइट। बट अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, राइट। तो इसीलिए ग्रोथ तो हो लेकिन वो स्टेबल ग्रोथ हो। इस पे फोकस किया गया, किस पे, फोर्थ 5 ईयर प्लान पे। ठीक है, इसी टाइम पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। वो था ग्रीन रिवोल्यूशन। सबसे पहला कि जैसे मान लो बीओपी क्राइसिस हो गई लास्ट हमारे 5 ईयर प्लान में, जो कि हमारा थर्ड था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसी टाइम तक आते आते बीओपी क्राइसिस हो गई। बीओपी क्राइसिस के टाइम पे क्या हुआ कि जो हम अनाज ग्रेन्स बाहर से मंगाया करते थे, अब क्या है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, तो हम फिर किससे मंगाएंगे, राइट। तो अगर मान लो कि कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है तो हमारे पास इतना कैपिटल नहीं होता, हमारे पास इतना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व नहीं होता कि हम वो यूज करके बाहर से ऐसे चीजों को मंगाएं। ओके, तो इंडिया वाज फोर्स्ड टू टेक सम मेजर्स सो दैट एटलीस्ट फूड ग्रेन्स में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। उसके लिए जो सबसे पहला काम था वो उन्होंने किया, ग्रीन रिवोल्यूशन लाया। आपने एक बहुत ही फेमस ऐसे पर्सन का नाम सुना होगा, MS स्वामीनाथन। तो उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था, इसको हम बोल सकते हैं ये व्हीट से रिलेटेड है, गेहूं। ठीक है, तो फूड ग्रेन्स में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरी था कि कुछ ऐसी चीजें करें, अपने फार्मिंग के टेक्निक्स में थोड़े बहुत ऐसे ट्विक्स करें सो दैट आउटपुट हमारा बढ़े। तो इस टाइम पे क्या हुआ, फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाने लग गया, जिसका कि बाद में हमें नुकसान हुआ है काफी, लेकिन उस समय ये हमारी नेसेसिटी थी जो कि हमने किया। फिर उसके बाद 69 में आपको पता होगा कि बैंक्स भी नेशनलाइज हुए थे। उसका भी रीजन क्या था कि रूरल एरिया में जिनके पास बहुत ज्यादा लोन अमाउंट या फिर कुछ ऐसा कि रूरल एरिया के बिजनेसेस में जिनको पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया सो दैट बैंक्स वहां पे फोकस कर पाए। ठीक, उसके बाद बांग्लादेश, ये 71 की बात है, 1971। तो इस टाइम पे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। वो लड़ाई वो एक्चुअली इंडिया ने लड़ी थी पाकिस्तान से, ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश ऐसे फ्री हुआ।
लेकिन उस लड़ाई में भी फिर हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं। ऑब्वियसली कोई भी लड़ाई होती है उसमें उसमें पैसे खर्च होते ही होते हैं, एंड इसीलिए हमारा फोकस फिर से मतलब इकोनॉमी को ग्रो करने से वॉर पे आ गया। एंड इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ रेट में काफी डिफरेंस है, जो हम चाह रहे थे एंड जो फाइनली अचीव हुआ उसमें आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा, और ये काफी बड़ा डिफरेंस है। तो उसका भी रीजन फिर यही है कि ये वॉर में 1971 के वॉर में हम काफी इन्वॉल्व थे, तो इसलिए थोड़ा हमारा फोकस दूसरी चीजों में चला गया। ना सिर्फ ये हुआ, बल्कि इसी टाइम पे फिर एक ऑपरेशन जिसको बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा, इट वाज इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो उस समय हमने हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी ग्रोथ स्टोरी वो थोड़ी सी डीस्टेबलाइज हो गई, ओके। एंड उसी का रीज़न है कि ये यहाँ पे 3.3% आपको दिखाई दे रहा है। एंड हमारा फोकस था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, लेकिन ये हो नहीं पाया। उसका रीज़न क्या था कि आप देखो कि प्लान पीरियड के बाद जस्ट जैसे ही ये स्टार्ट हुआ है, वॉर स्टार्ट हो गया, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया जो कि हमारी उस समय मजबूरी थी, लेकिन उसके बाद फिर हम पे सैंक्शंस लग गए, तो हमारा आउटपुट फिर उतना ज़्यादा नहीं आ पाया। हमारा नेशनल इनकम जो इसका रेट है वो उतना हम नहीं बढ़ा पाए जितना हम चाह रहे थे बढ़ाना, ओके। अब क्योंकि हर 5 ईयर प्लान को बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, मैंने शुरू के आपको बता दिए ताकि आपको समझ में आए कि हमारी जर्नी कैसी रही है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। तो ये रहा हमारा 5th 5 ईयर प्लान, जो कि 74 से 79 के बीच तक के लिए था। इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ठीक है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। वो इसलिए कि इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, काफ़ी सारे भूखे लोग होते थे। तो सरकार ने ये फिर ऑब्जर्व किया कि अभी जो बाकी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अपने चलते रहेंगे। अभी हमारा फोकस होना चाहिए ये कि ये वॉर की वजह से जिनको भी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, या फिर कोई वैसा सेक्टर जहाँ पे वॉर का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उन पे थोड़ा फोकस कर पाएँ। तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। बट हुआ क्या कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई, और जनता पार्टी को आप बोल सकते हो कि ये सोशलिस्ट लोगों का ग्रुप था, ठीक है। तो ये जब सोशलिस्ट ऐसे आ गए पावर में, ये इनफैक्ट इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा सोशलिस्ट है। तो इन्होंने क्या किया, इनका ये सोचना था कि जो सरकार के काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम था कि जब सोशल जस्टिस वर्ड ये प्लानिंग कमीशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में आया हो। इसके पहले आपने देखा होगा, मैंने जब आपको बताया है वहां पे कहीं भी सोशल जस्टिस नहीं था, राइट। तो ये इन्होंने ये सोचा कि अगर सोशल जस्टिस अब जाके आया है और इसके पहले इन्होंने जो भी काम सोचा था करने का वो उतना अचीव हो नहीं पाया, तो इनका भरोसा पूरा खत्म हो गया था। इन्होंने क्या किया कि ये 5th 5 ईयर प्लान को 77 में ही जैसे ही ये पावर में आए, तो इन्होंने इसको बंद कर दिया। इसीलिए 1978 से लेके 80 के बीच में इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। मतलब कि इसमें कोई 5 साल के लिए प्लान नहीं था, इसमें बस 2 साल के लिए कुछ रखा गया ताकि छोटी मोटी चीजें होती रहें। बट फिर क्या हुआ कि 1978 में इंदिरा गांधी वापस से चुन के आ गई, एंड वो जैसे ही आई उन्होंने रोलिंग प्लान को खत्म कर दिया। एंड जो पहले का प्लान चल रहा था, क्योंकि उसका अभी टेन्योर खत्म हुआ नहीं था, ये 79 तक के लिए था, तो 78 में जब वापस इंदिरा गांधी आ गई तो इन्होंने इसको हटा के फिर इसी को स्टार्ट कर दिया, 5th 5 ईयर प्लान को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ओके। फिर 6th आया 1980 से 85 तक के लिए। इसका था कि पॉवर्टी को हमें हटाना है, ये उस समय बहुत फेमस भी हुआ था, गरीबी हटाओ। 7th आया 1985 से 90 तक के लिए। अच्छा, इसमें मैंने बाकी के हटा रखे हैं, उसका कुछ रीजन है, क्योंकि उसमें आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ऐसे फैक्ट्स नहीं बनेंगे। जो लैंडमार्क्स हैं यहाँ पे मैंने आपको बस वही बताया। 7th 5 ईयर प्लान वो लैंडमार्क था इसलिए बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था जब इंडिया की कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आई हो। तो अगर मान लो क्वेश्चन बनता है कि ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, तो उसका आंसर क्या होगा? 7th। तो ये आपको याद रखना है। 6th मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा था क्योंकि यही टाइम था जब काफी सारे इनिशिएटिव्स वो उस समय लॉन्च हुए थे, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर उसके बाद आप देख लो तो एक रूरल एरिया से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी था। तो ये सब इसी टाइम फ्रेम में लॉन्च हुए थे, 6th वाले में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम।
ठीक है। 7th 5 ईयर प्लान के टाइम पे इंडिया का पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आया। जो 8th था वो इसलिए एक लैंडमार्क इवेंट है बिकॉज इट इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान दैट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स। तो ये आपको याद रखना है। अगर मान लो कुछ ऐसा आता है क्वेश्चन कि एलपीजी रिफॉर्म्स के जस्ट बाद जो लॉन्च हुआ था 5 ईयर प्लान, तो वो कौन सा था, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए क्या, 8th। तो जितने भी ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे वैसे, लेकिन आपको इस वे में याद रखना है कि उसमें उससे अगर क्वेश्चन बने तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम इसको करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। बाकी अगर आपको डिटेल में रीड करना है तो वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा बस लिंक किया है इसको कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं, ताकि आप जब एक बार नोट्स देखो तो सारा कुछ आपके दिमाग में आए कि ठीक है सर ने ये बताया था तो इसलिए ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि ये हमारा लास्ट, यहां पे जो आपको दिख रहा है अभी फिलहाल 12th 5 ईयर प्लान, वो इंडिया का लास्ट 5 ईयर प्लान था। ठीक है, इसके बाद 5 ईयर प्लान्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो ये 2017 तक रहा एंड इस टाइम पे 8% का ग्रोथ रेट ये इनका एम था। हालांकि शुरू में 9% था, बट एक कमेटी थी, उन्होंने बोला कि इसको 9 से रिड्यूस करके 8 किया जाए, तो ये बाद में 8 हो गया था। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि जब जब ऐसे हमने प्लानिंग की है तो कुछ ना कुछ होता रहा, वो चाहे लड़ाई हो चाहे बीओपी क्राइसिस हो। कहने का मतलब ये कि जो हमने प्लान किया था पहले उतना हम अचीव नहीं कर पाए। शुरू के बस दो ऐसे 5 ईयर प्लान को छोड़ के बाकी जितने भी आपको दिखेंगे ना, तो हमने अपने टारगेट को कभी अचीव किया ही नहीं। ठीक है, अब इसके क्या कारण थे